नमस्कार दोस्तों। आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम शब्द के वर्गीकरण पे ही चर्चा और परिचर्चा करेंगे। आपको मैंने इसकी पहली कक्षा में 2 वर्गीकरण पढ़ाए थे। आज जो हमारा वर्गीकरण है वो है अर्थ के आधार पे और विकार के आधार पे। तो आइए जुड़ते हैं कि अर्थ के आधार पे जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 3 तरह से होता है: वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। वाचक का मतलब होता है अभिधा, जिसे जिस रूप में हम ग्रहण कर लें उसे क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। अर्थात जिसका हम मुख्य अर्थ ले लें वो क्या होता है? वाचक होता है। जब हम किसी शब्द की लक्षण को देख के चर्चा पर चर्चा करते हैं वो क्या होता है? तो लाक्षणिक होता है। और जब इन दोनों को छोड़कर एक तीसरा रूप हमें देखने को मिले तो वहां पे क्या होता है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो आइए बात कर लेते हैं, लिख कर देखिए। तो वाचक क्या है? अगर हम वाचक की आपसे बात करें कि वाचक शब्द शक्ति क्या होती है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जब किसी शब्द का या जब कभी किसी शब्द शक्ति द्वारा जब किसी शब्द शक्ति द्वारा जब किसी शब्द शक्ति द्वारा उसके मुख्य अर्थ का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? तो वाचक या अभिधा कहते हैं या मुख्यार्थ कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि अगर हम आपसे ये कह दें कि जैसे घर, नगर ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे मुख्य अर्थ क्या है? घर का मतलब घर और नगर का मतलब नगर। तो इसका हम मुख्य अर्थ ही ले लिए, इसलिए यह क्या हो गया? वाचक शब्द शक्ति या अभिधा हो गई, या इसे हम क्या कह देते हैं? मुख्यार्थ कह देते हैं। यानी कि इसका हम कौन सा अर्थ लेते हैं? मुख्यार्थ का मतलब हो गया मुख्य अर्थ लेते हैं। तो एक ऐसी शब्द शक्ति हो गई, वाचक हो गई। अगर लक्षणा में हम देखें कि लक्षणा में क्या होता है, तो यहाँ पे हम किसी भी शब्द शक्ति का क्या करते हैं? लक्षण लेते हैं। यानी कि उसका हम सीधा प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पे वाचक या मुख्य अर्थ का हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे मान लो आपने एक वाक्य लिख दिया, तुम गधे हो, तो यहाँ पे तुम गधे का तात्पर्य क्या हो सकता है? कोई भी व्यक्ति कभी गधा नहीं हो सकता है, मनुष्य कभी गधा नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक भाव को ले रहे हैं कि भाव क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा भाव ये हो जाएगा कि गधे का तात्पर्य क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि। क्या हो जाएगा? तो मंद बुद्धि। यानी कि यहाँ पे हमने मुख्य अर्थ नहीं लिया, गधे का अर्थ लेते तो पशु हो जाता, तो पशु को छोड़ के हमने एक नया अर्थ इसमें से निकाल लिया। जैसे मंद बुद्धि मैंने कह दिया तो एक ऐसा शब्द हो गया, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। तो जब हम मुख्य अर्थ ना लेकर कोई दूसरा अर्थ निकालें तो उसे क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं, लक्षणा कहते हैं या लाक्षणिक कहते हैं। तो ये कौन सी शब्द शक्ति हो गई? तो लाक्षणिक शब्द शक्ति हो गई। इसी तरह से अगर हम व्यंजना शब्द शक्ति की बात कर लें तो जहाँ पर ना तो मुख्य अर्थ हो, जहाँ पे ना मुख्यार्थ होता है और ना ही लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ना तो हम लक्षण देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है? एक तीसरी शब्द शक्ति निकल आती है, जिसे हम कहते हैं व्यंजना। व्यंजना का तात्पर्य होता है आनंद से भाव विभोर होना। तो जैसे मान लो एक चोर किसी दूसरे चोर से ये कहे कि आज रात बहुत शानदार है, आज रात बहुत शानदार है, आज रात बहुत शानदार है, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? शानदार है। यानी कि यहाँ पे चोर के लिए रात कैसी है? शानदार, अर्थात चोरी करने लायक है। तो यहाँ पे हमने इसका मुख्य अर्थ भी नहीं लिया, इसके लक्षण भी नहीं लिए, क्या ले लिए? एक तीसरा अर्थ निकाल लिए, इसलिए कैसा हो गया? तो व्यंजना शब्द शक्ति हो गई। आशा करते हैं कि आपको यह समझ आया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि विकार या परिवर्तन के आधार पे कौन कौन से होते हैं। विकार या परिवर्तन के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम विकार कह लें, चाहे यहाँ पे क्या कह सकते हैं? परिवर्तन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो परिवर्तन कह सकते हैं। तो
विकार या परिवर्तन के आधार पे ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं परिवर्तनीय या विकारी, और दूसरे क्या होते हैं तो अविकारी होते हैं। अविकारी होते हैं। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कह देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसे अव्यय मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जो परिवर्तन होता है किस आधार पे होता है तो लिंग, वचन और कारक के आधार पे। तो जो लिंग, वचन और कारक के आधार पे शब्द बदल जाते हैं वो क्या होते हैं तो विकारी शब्द कहलाते हैं। जो लिंग, वचन और कारक के आधार पे नहीं परिवर्तित होते वो क्या होते हैं तो अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि ये जो होते हैं क्या होते हैं बदल जाते हैं, और जो हमारे अविकारी होते हैं बदलते नहीं हैं, इसीलिए इनको हम अव्यय भी कहते हैं और इनको क्या कहते हैं तो विकारी कहते हैं। अब विकारी में क्या हो जाएगा तो विकारी के अंतर्गत संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा और क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से समुच्चय बोधक हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा और विस्मयादि बोधक हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। यानी कि अब आपको यहाँ पे पढ़ना होगा पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शब्द भेद। तो संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, अविकारी और अव्यय में क्रिया विशेषण क्या है, संबंध क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं। इन्हीं के साथ हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कि काल क्या होता है, और अगर यहीं पे हम देखें तो वाच्य पढ़ लेंगे, वाच्य क्या होते हैं। यहीं पे हम लिंग, वचन, संज्ञा के रूप में पढ़ लेंगे, लिंग, वचन और कारक के रूप में यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसी तरह यहाँ क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, संबंध बोधक अव्यय पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे और विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो बनने वाली क्लासेज होंगी लगभग जितने टॉपिक हैं इस पे किसी किसी पे तो एक ही क्लास में समाहित हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक हो जैसे क्रिया का टॉपिक है तो इस पे 2 क्लास लेना होगा, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से 1 क्लास हो, यहाँ से 1 क्लास होगी, यहाँ से 2 क्लास होगी। विशेषण 1 क्लास में पूरा हो सकता है, क्रिया विशेषण 1 क्लास में पूरा हो सकता है, ये भी 1 क्लास में हो जाएगा, ये भी 1 क्लास में हो जाएगा और ये भी हिस्सा 1 क्लास में हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इतनी कक्षाओं में हम आपको एक क्लासेस देंगे। लेकिन मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उस पर हम एक आधा वीडियो ज़्यादा कर लेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए और आपको पढ़ने के वक्त बोझिल न लगे और आपके प्रश्न आसानी से हल हो सकें। तो आज इस कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। 2 चीज़ें आपने पढ़ ली हैं यहाँ पे, एक तो आपने विकार के आधार पे देख लिया और दूसरी अर्थ के आधार पे देख लिया। अगली कक्षा में हम आपसे मिलेंगे संज्ञा के साथ। संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, संज्ञा में विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं एक दूसरे में परिवर्तनीयता कैसे दिखाती हैं, इत्यादि इत्यादि परिचय के साथ हम आपसे एक अवधारणा के रूप में मिलेंगे कि उसकी अवधारणा की आपको समझ हो जाए, उस टॉपिक के संज्ञा की हो जाए कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।